तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बिहेवियरल फ्लो डायग्राम्स के ऊपर कि बिहेवियर फ्लो डायग्राम्स किस तरह की होती हैं। और इस लेक्चर के अंदर एक डायग्राम ऐसी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर आपको बनानी पड़ती है। बाकी देखो हर चीज़ की मतलब जिस हर प्रोसेस मॉडल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह हर फ्लो मॉडल या हर यूएमएल डायग्राम भी यूज़ नहीं कर सकते। बिहेवियर मॉडलिंग लफ्ज़ बिहेवियरल का मतलब होता है किसी चीज़ का रवैया। मिसाल के तौर पर मैंने एक CMS पे लॉगिन का बटन क्लिक किया है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि उसका बिहेवियर क्या है, क्लिक करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। जब हम लोगों को इस तरह की कोई चीज़ मॉडलिंग करनी हो तो हम उसको बिहेवियरल मॉडलिंग कहते हैं। ये लिखा हुआ इंडिकेट्स हाउ सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इवेंट्स। कोई भी इवेंट जो एक्सटर्नली जो यूज़र ने परफॉर्म करवाया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, बिहेवियरल मॉडलिंग क्या करती है, उसको इंडिकेट करती है, उसको बताती है। अब इसमें होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं। हम वो सारे इवेंट्स बताते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने मतलब कि क्या क्या काम होने, क्लिक करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हम फिर उसके बाद सीक्वेंस बनाते हैं हर यूज़ केस का उसके साथ। मिसाल के तौर पर अगर एडमिन क्लिक करेगा लॉगिन के बटन को तो क्या होगा, अगर CMS का कोऑर्डिनेटर क्लिक करेगा तो क्या होगा, अगर स्टूडेंट क्लिक करेगा तो क्या होगा। ये जो सारी मतलब अगर हम CMS को मद्देनजर रख के करें तो ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्टेट डायग्राम बनाते हैं। स्टेट डायग्राम क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये डायग्राम्स बना लेते हैं तो हम इस मॉडल को चेक करते हैं कि आइदर दैट मॉडल इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट और नॉट, कि जो चीज़ हमने बनाई है हम उसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन करते हैं कि क्या जो चीज़ मैंने बनाई है वो ठीक है भी है या नहीं है। क्लियर। उसके बाद अब इसके अंदर आ रहे हैं। हमने कहा था ना हम सबसे पहले यूज केस बनाएंगे, तभी भी हम उसको डिस्कशन करें। बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और यूज केसेस कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, यूज केस सबसे पहले क्या चीज़ होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो एक एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, एक बंदा परफॉर्म कर रहा होता है, वो होती हैं। तो हम जब बिहेवियरल डायग्राम के अंदर बात करेंगे, बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर बात करेंगे, तब भी हम ये देखेंगे कि एक एक्टर कौन कौन से ऑपरेशंस, कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी इवेंट अक्कर हो रहा है हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है और एक्टर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पर CMS के ऊपर जब आप लोगों ने अपना जो रोल नंबर और पासवर्ड लिखा और लॉगिन पे क्लिक किया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो जाकर पीछे से डाटाबेस के साथ मैचअप होता है। तो हम ये देखते हैं कि सिस्टम ने और यूज़र ने किन चीज़ों को एक्सचेंज किया इसके अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि जो इवेंट होता है वो एक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। पहले इवेंट एक एक्शन होता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन क्या होता है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हो तो डाटा उठ के जाके डाटाबेस से चेक होता है, अच्छा जी जरीश अनमोल का नाम यही है, पासवर्ड यही है, फिर वो दोबारा वापस भेजता है यूज़र को कि हाँ जी अब आप ऐसा करो, इसको पेज दिखा दो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक एक्टर को जो जो इवेंट्स करने होते हैं वो लाजमी, ये आप लोग यूज़ केस पढ़ के आए तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता होगा कि एक एक्टर जो होता है जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो सारे मेंशन करने पड़ते हैं, और जितनी भी कंडीशंस उस एक्टर से रेलिवेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्टर डाटा भेज सकता है पर रिसीव नहीं कर सकता, ये एक्टर फलानी चीज़ देख सकता है फलानी चीज़ नहीं देख सकता, मैं आपके मार्क्स अपलोड कर सकता हूँ आप अपने मार्क्स अपलोड नहीं कर सकते। ये जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं या कंडीशंस होती हैं इसको भी लिस्ट किया जाता है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये देखें हम लोगों ने आइडेंटिफाई इवेंट्स कर दिया, अब हम स्टेट डायग्राम बना रहे हैं, बिल्ड स्टेट डायग्राम। यूज केस बना दिया हमने, स्टेट डायग्राम बनाते हैं। देखो जब भी हम स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, पैसिव स्टेट, एक्टिव स्टेट। पैसिव स्टेट वो स्टेट होती है जो करंट स्टेटस होता है किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लॉगिन का पेज, एक अटेंडेंस का पेज और एक मार्क्स लगाने का पेज, तो करंट कंडीशन क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या लॉगिन का पेज एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो किस तरीके से नज़र आ रहा है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेरे पैसिव स्टेट में आएंगे। उसके बाद आते हैं एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट होती तो करंट स्टेट है लेकिन वो कंटिन्यूटी में होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्लाइड के अंदर एग्जांपल देखोगे तो लिखी हुई है एक्टिव स्टेट क्या हो सकती है, मूविंग हो गया है, कोई बंदा इंजर्ड हो गया है, ट्रैप्ड हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है।
तो ये वो चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने ये चीज़ बोली है कि एक्टिव स्टेट क्या हुई कि वो कॉन्टीन्यूसली कुछ काम कर रही है। मिसाल के तौर पे लॉगिन के बटन क्लिक करने पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो एक्टिव पैसिव स्टेट तो है, बट इट इज कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग फॉर समथिंग अंटिल द डाटाबेस विल रिट्रीव द इंफॉर्मेशन बैक टू द लॉगिन पेज। तो इसको हम लोग जो है एक्टिव स्टेट बोलते हैं। पैसिव स्टेट कांस्टेंट स्टेट होती है, बट वो करंट कंडीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, पानी पी लो मिनट। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक वी हैव टू सी इन इट कि जब कोई इवेंट अक्कर होता है ना, तो वो एक एक्टिव स्टेट से दूसरी एक्टिव स्टेट में जा सकता है, या एक एक्टिव स्टेट से पैसिव स्टेट में भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो वो प्रोसेसिंग होगी, दैट इज मीन दैट इज एन एक्टिव स्टेट विच इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और जब हमें डैशबोर्ड का पेज नजर आ गया, सो वी आर गोइंग टू द पैसिव स्टेट, जहां पर करंट कंडीशन तो नजर आ रही है बट कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट्स हैं आपस में चेंज हो सकती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बिहेवियर्स में। आपके सामने दो इंटरफेसेस ओपन है, एक है मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक है हमारा स्टेट डायग्राम, दूसरा है सीक्वेंस डायग्राम। अब मैं दोनों को डिफाइन करता हूँ। सीक्वेंस डायग्राम आर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल whose final year project is relevant to the web apps और यूनिटी 3D गेम्स, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। सीक्वेंस डायग्राम समझ लें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलें बात करते हैं इस पर। सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं कि स्टेट डायग्राम्स की एनालिसिस की मतलब क्लासेस की एनालिसिस क्या होती है। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि हर क्लास क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं कोई एक्सटर्नल इवेंट अकर होने से। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने CMS के ऊपर बटन पे क्लिक किया लॉगिन पे, ठीक है, तो क्या हुआ, बटन एक एक्सटर्नल फोर्स थी, एक्सटर्नल इवेंट था, और क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल क्लासेस जो हैं वो स्टेट को चेंज कर रही हैं। एक क्लास जो आपकी लॉगिन की पेज थी उसे मूव करके आप डैशबोर्ड की क्लास पे आ गए हो, समझ। नेक्स्ट टू सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर का पूरा बिहेवियर शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेट में हम टाइम को डिस्कस नहीं करते, सीक्वेंस में हम टाइम को डिस्कस करते हैं। मैं एक बहुत अच्छी सी मिसाल देता हूँ। लॉगिन के बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो जाहिर सी बात है 0.5 या 0.3 मिली सेकेंड का एक डिले आता है, जिसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो। तो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम टाइम को भी मेंशन करते हैं, जबकि स्टेट में हम लोग सिर्फ स्टेट को डिस्कस करते हैं। डन। अच्छा जी, नंबर 2 कि जब एक कंपोनेंट जो है वो बिहेवियरल मॉडल के अंदर स्टेट डायग्राम के अंदर आ जाता है, तो उससे रेलिवेंट जितने भी हमारे एक्टिव स्टेट्स होती हैं, उसकी क्लास होती हैं, उसकी इवेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से चेंजेस हो रही होती हैं, वो मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर बटन क्लिक किया, डैशबोर्ड आया, उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे वो सारे हम इन्फॉर्म करेंगे स्टेट में। जबकि सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में हम लोग ट्रांजिशंस बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से, एक पार्टिकुलर डोमेन से, एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह जाए। देखो लफ्ज़ सीक्वेंस का मतलब यही है, एक पेज से दूसरे पेज पे आप कैसे गए हो, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। आपके सामने एक स्टेट डायग्राम दी हुई है, जरा गौर से देखिएगा, बहुत ईजी है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है जस्ट। ये जो ब्लैक बटन होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट या ऑफ। यहाँ से हमारा हिट की का मतलब क्या, क्या आपने लॉगिन के बटन को क्लिक किया। सपोज करो कि अभी हम ये मुझे है तो ये दूसरी सी, मैं आपको CMS से रेलिवेंट बताता हूँ। आपने बटन को क्लिक किया, हिट की हुई, अच्छा जी, अब क्या किया कंपाइलर ने या सिस्टम ने इसको रीड करना शुरू किया। अच्छा, आपने पासवर्ड एंटर किया, वो डाटाबेस के पास गया, उसने चेक किया कि क्या पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर तो वो करेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिलेक्टिंग में चला जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या काम करना है। और इसी तरह ये प्रोसीजर जब भी आप कंप्लीट करेंगे, जब भी आप ये प्रोसीजर जो है वो दोबारा करेंगे, तो देखो ये लिखा हुआ है एक्टिवेशन सक्सेसफुल, यानी एक्टिवेट हो गया लॉगिन का पेज। ये लॉगिन के पेज तक का बताया हुआ है। अब हम दूसरी तरफ पे आते हैं। पासवर्ड आपने एंटर किया, पासवर्ड गलत है, तो क्या हुआ, मैक्सिमम ट्राइज, फिर दोबारा आएगा, फिर आप गलत पासवर्ड डालते हो, फिर आप डालते हो। देखो जैसे फेसबुक पे आप 4 या 5 बार अगर गलत पासवर्ड डालो ना, तो 4 या 5 बार तो अलाउ करता है, उसके बाद वो क्या करता है, तो उसको लॉक कर देता है। तो ये एक लूप लगा होता है ना कि 1 2 3 4 5, ये उस चीज़ को बता रहा है। ये 1 2 3 4 5 इनकरेक्ट हुआ,
और हमारा टाइम लिमिट भी पूरी होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये निकलेगा यहाँ से बाहर और इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। अब टाइमर लॉक्ड का मतलब क्या, मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये जो चीज़ दोबारा वापस आ रही है, ये टाइमर लॉक्ड का मतलब क्या है कि जिस तरह यूट्यूब पे सॉरी फेसबुक पे होता है कि 24 घंटे या 72 घंटे के लिए अब आप लॉगिन नहीं कर सकते, ये वही चीज़ बता रहा है कि अब ये लूप बार बार इधर चलता रहेगा। अब जब भी मर्जी पेज 72 घंटों के अंदर रिपीट करोगे वो ये लॉक्ड का पेज ही दिखाएगा। और जब वो टाइम गुजर जाएगा, जब टाइमर जो है हमारा बड़ा हो जाएगा लॉक टाइम से, तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बताने की, देखो स्टेट डायग्राम क्या करती है। स्टेट डायग्राम देखो, इसमें कि हम टाइम मेंशन कर रहे हैं कि कितना टाइम यूज़ हो रहा है, नहीं, वी आर नॉट डिस्कसिंग टाइम हेयर। हम ये बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट से, एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जाने की स्टेट्स क्या क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। सीक्वेंस डायग्राम, ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक का सीक्वेंस बताती है, ट्रांजिशंस बताती है किस तरीके से हुआ है। जब कोई इवेंट पता चल जाता है कि होना है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका यूज़ केस चेक किया जाता है, ठीक है। जो एक डिज़ाइनर ने, एक इवेल्युएटर ने क्या किया होता है, चेंज किया होता है या बनाया होता है, सॉरी चेंज किया हुआ बनाया होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि ऑब्जेक्ट का फ्लो क्या है, कि कैसे इवेंट एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक फ्लो कर रहा है। जैसे लॉगिन के बटन के पेज पे क्लिक करने से हमेशा आपका डैशबोर्ड का पेज ही ओपन होगा, कभी भी मस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं ओपन होगी। क्यों? क्योंकि वो इवेंट ऐसे डिफाइंड हुआ हुआ, सीक्वेंस इस तरह डिफाइन हुआ हुआ है उसका, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब हम लोग यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो हम जाहिर सी बात है उसके अंदर क्लासेस भी हम बता देते हैं और ये बताते हैं साथ कि ये मतलब कि बिहेवियर क्यों आया, लॉगिन के बटन पे क्लिक करने से आया ना, जो आप दूसरे पेज पे गए, तो ये चीज़ है। लास्ट इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको आपका सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। अंदर जब आप यूज़ केस बनाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हर एक्टर ने क्या करना है। जब आप सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, मेरी डाटाबेस का सॉरी मेरे सॉफ्टवेयर का फ्लो क्या होगा। जब आप स्टेट डायग्राम बताते हैं तो आपको ये पता चल जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में स्टेट्स कैसे बनेगी मेरी। हर प्रोसेस मॉडल की एक अपनी वर्थ है और ये आपकी मर्जी होती है कि आप कौन कौन से यूज़ करना चाहते हो उसमें से। इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट टूर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोई हम मुतालियाती दौरा करने की कोशिश करेंगे इस्लामाबाद सॉफ्टवेयर हाउस का, तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें से बहुत रेयर चीज़ें यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। वी कांट एबल टू यूज़ ऑल द डायग्राम्स बिकॉज एनालिसिस डिपार्टमेंट इतना भी बड़ा नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आप सबके सामने मैं एक स्टेट डायग्राम शो कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सिस्टम। होम ऑनर यानी वो बंदा जो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनवाया था, उसने क्या किया, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स बने हुए, इसको हम टाइम डिले बोलते हैं। इसको हम टाइम डिले बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने इतने टाइम बाद जाकर यहाँ से पासवर्ड एंटर किया, फिर आगे से वही चीज़ हो रही है, रीडिंग हो रही है, फिर कंपेयरिंग है, फिर लॉग्ड है, सेलेक्टिंग है। मैं आपको एक फ्लो करके बता देता हूँ। पासवर्ड एंटर किया, कंपेयर किया, रिक्वेस्ट लुकअप, सिस्टम से बोला हाँ जी चेक करो क्या पासवर्ड करेक्ट है। सिस्टम ने ये देखे थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद दोबारा वापस बजा रिजल्ट, यानी पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट, पासवर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये तो हो गया, चल गया, ठीक है। पासवर्ड करेक्ट है, इधर देखिए मेरी लाइन, माउस की तरफ ध्यान रखिएगा, पासवर्ड करेक्ट हो गया तो क्या करो, एक्टिवेशन रिक्वेस्ट को एक्टिवेट कर दो, ठीक है। और उसके बाद इतना टाइम लेने के बाद उसने क्या किया है कि जो सक्सेसफुल एक्टिवेशन थी, एक्टिवेशन होगी, उसके बाद उसने एक होम ऑनर और सेंसर के बीच में क्या किया कि एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। तो अब वो क्या होगा, आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगे। पोजीशन नंबर 2 कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो क्या होगा, लॉक के ऊपर आएगा, टाइमर सेट कर देगा कि इतने टाइम तक जो है वो इसको लॉक करके रखो। और उसके बाद क्या होगा, दोबारा कंपेयरिंग में जाएगा, दोबारा पासवर्ड चेक करेगा, अगर करेक्ट हुआ तो इधर, नहीं होगा तो दोबारा लॉक्ड के ऊपर। तो वो जो चीज़ हमने पढ़ी और इसमें पढ़ी है, दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को, कौन सा? उसके अंदर हम मॉड्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर हम लोग मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और नंबर 2 टाइमर, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ बनी है ये टाइमर को डिस्कस करती है कि अगर जितना लंबा, जैसा ये देखो सेंसर से लेके इधर तक, इसका मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये जो है ये थोड़ा टाइम ले रहा है,
ये भी देखो थोड़ा टाइम ले रहा है। सेंसर्स क्यों इतना टाइम ले रहा है एक्टिवेशन में? क्योंकि सेंसर्स एक नहीं बेशुमार है, तो टाइम लगता है उन सबको एक्टिवेट होने में, डाटा भेजने में। ये टाइम अगर आपको जनरली बताऊँ तो मिली सेकेंड्स में है, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोगों को इसको बड़ा शो करना पड़ता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो हम अपने सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट कर रहे थे। डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेब एप्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप लोग अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि एक टाइम था जब मैंने वेब ऐप से तकरीबन 2 से 3 कमा लिया था। बहुत अच्छा टाइम था वो भी लाइफ का। पर मैं स्टैटिक ऐप्स बनाता था और मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट पैसे में था, तो कमाया और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मीरपुर में इस वक्त बेशुमार लोग हैं। फ़हद साहब हो गए, एक शायान हॉस्पिटल के साथ एक लड़का है अब्दुल वदूद रहता है, ही इज़ अ गुड वेब ऐप राइटर, और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लोया प्राणा वेज। और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो ऑलरेडी वेब ऐप्स के थ्रू बहुत अच्छा कमा रहे हैं। दे हैव लिटिल सॉफ्टवेयर हाउसेज इन देयर होम, और यू कैन से इन अ फ्लैट सिस्टम। उन्होंने बच्चों को रखा हुआ है और वो कॉन्टीन्यूसली ऐप्स को डाउनलोड करके रिव्यूज़ देते रहते हैं, जिससे उनको पैसे मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल इज़ दैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर जहाँ नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बहुत वैल्यू है, इसी तरह वेब ऐप्स की भी बहुत वैल्यू है। अच्छा, जब भी हम वेब ऐप्स की बात करते हैं तो इसके एनालिसिस हमारे मुख्तलिफ होते हैं। जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऑफ डूइंग वर्क भी चेंज हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम एनालिसिस किस किस चीज़ का करते हैं। नंबर 1, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इसी तरह कोई इमेज का दूसरा जीएफ फॉर्मेट या कुछ भी इस तरह के फॉर्मेट्स जो होते हैं, उन सब की एनालाइजेशन करना कि आइदर दैट इज करेक्ट और नॉट। एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। आप लोगों के पास एक इलस्ट्रेटर की फाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन याद कर रहा है इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट एनालिसिस, तो जो कंटेंट आप लिखते हो उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। टू बी प्रोवाइडेड बाय द वेब ऐप इज आइडेंटिफाइड कि जो आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो या ऑडियो डेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐड करना चाहते हो, वो कंटेंट इसका चेक किया जाता है, इसका एनालाइजेशन की जाती है। नंबर 2, मॉडलिंग में क्या होता है? इंटरेक्शन। जब आपने कंटेंट लिख दिया है तो यूज़र जो है वो वेब ऐप के थ्रू किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर आइदर वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करने से होगा, या वो नीचे भी क्लिक करेगा तब भी चल जाएगा। क्या वो अगर @must.edu.pk ना लिखे तो तब भी लॉगिन हो जाएगा? क्या अपर केस और लोअर केस लेटर्स को देख के रखना है? दिस इज अ मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद द वेब ऐप। हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। फंक्शनल एनालिसिस, जब आपने इंटरेक्शन एनालिसिस कर लिया तो फंक्शनल एनालिसिस में ये होता है कि हम देखते हैं कि जो इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर हमने ये चेक किया कि इंटरेक्शन कैसे होती है। हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर ये करते हैं कि इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर देखते हैं कि कौन से फंक्शंस किस इंटरेक्शन पे परफॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉगिन के बटन क्लिक करने से क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर अटेंडेंस के बटन के ऊपर एब्सेंट पे क्लिक करने से क्या हो रहा है। तो एब्सेंट पे क्लिक करना इज अ इंटरेक्शन एनालिसिस, बट उस पे क्लिक करने से क्या होगा, इट इज अ फंक्शनल एनालिसिस। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस, एक वेब ऐप को कॉन्फ़िगर करना, उसका एनवायरनमेंट सेट करना, उसको सेट करना, उसके एक ओवरऑल बैकएंड के ऊपर जो हम कहते हैं कि मैकेनिकल वर्क होता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेविगेशन एनालिसिस। नेविगेशन का मतलब होता है मेन मेन्यू। जब हम लोग वेब ऐप्स की बात करते हैं, हमारा मेन्यू इतना मैटर करता है उसमें कि हम उसके लिए लाजमी एक अलग एनालिसिस करते हैं, जो क्या बताता है ओवरऑल कि आप शुरू से लेके एंड तक जो मेन्यू नज़र आएगा वो किस तरीके का होगा और किस तरीके से आप नेविगेट होकर आगे बाहर मूव कर सकते हैं। हम एनालिसिस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? क्या वेब ऐप के लिए एनालिसिस परफॉर्म करना इतना इम्पोर्टेंट है? ऑल्दो जब हमारी वेब ऐप्स बहुत छोटी होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं पबजी की वॉलपेपर्स की एक वेब ऐप बनाना चाहूँ कि मैं एक ऐप मैंने एक जैसे नमाज जनाजा की एक ऐप बनाई थी जिसमें स्टैटिक पेज होता था
उसमें नमाज जनाजा लिखा होता था, उसकी तकरीबन 12,000 डाउनलोड्स हैं। मैंने बताया मैंने उसी से कमाया वो। तो उसमें ये होता था कि स्टैटिक पेज होता था, उसके ऊपर नमाज जनाजा लिखा होता था। तो ये तो छोटी सी ऐप्स हुई, तो छोटी सी ऐप्स के लिए जो डिज़ाइन और कोडिंग का एनालिसिस जो होता है, सेक्शन जो होता है, वो हम उसको मर्ज कर लेते हैं। लेकिन हम वेब ऐप का एनालिसिस कब ज़्यादा ज़रूरी होता है? जब हम किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने जा रहे हों। नंबर 2, जब एक से ज़्यादा मालिक हों, ताकि हर चीज़ क्लियर हो। स्टेक होल्डर्स का मतलब मालिक ही होता है अगर हम उर्दू ज़बान में बोलें तो। नंबर 3 कि जब वेब इंजीनियर्स की और या दूसरों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो उसके अंदर। इसकी मिसाल इस तरह ली जा सकती है कि जिस तरह ऐप को बनाने के लिए 12 लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करना होगा ताकि हम डिवाइड कर सकें काम को, अदरवाइज तो क्लैश आ जाएगा। जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत असरअंदाज हो रहे हो बिजनेस की बॉटम लाइन के ऊपर, मिसाल के तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, तो अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं तो बच्चे क्लासें ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की होती ही ऑनलाइन क्लासेज हैं। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो और वेब ऐप हो तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सक्सेस जो होती है वेब ऐप की वो फुली डिपेंडेंट हो किसी बिजनेस के ऊपर। जिस तरह अभी मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपको बताया, इसी तरह MIT की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो अगर हमारी वेब ऐप ही नहीं चलेगी तो वो काम भी नहीं चलेगा, उसकी सक्सेस भी नहीं होगी। ठीक है, एक होता है जिस तरह RA ट्रेंड्स आयशा की दुकान है। ठीक है, तो RA ट्रेंड्स में क्या चीज़ है कि अगर वो अभी वेब ऐप नहीं भी बनवाती तो उसका काम चल रहा है, दैट इज़ फाइन। बट अगर RA ट्रेंड्स ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं एंड वी डोंट हैव वेब ऐप और वी डोंट हैव एनी फेसबुक पेज, देन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास मार्केट से बंदा ही नहीं आएगा। अच्छा जी, कंटेंट मॉडलिंग फॉर द वेब ऐप्स। आप वेब ऐप्स तो बना रहे हो, उसकी मॉडलिंग किस तरीके से करोगे? देखो ये बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके यूज़ केसेस बनाएंगे जो हम पहले बना चुके हैं। हर एक सिनेरियो को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि कौन सी इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस बन रहे हैं कंटेंट के लिहाज से, किस पे क्लिक करने से हम किधर जा रहे हैं, किस पे बैक करने से किधर वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कंटेंट से रेलिवेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा, फॉन्ट फॉर्मेट क्या होगा, कलर क्या होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर, उस वेब ऐप के अंदर, उन सबको क्या करेंगे, उनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। लॉगिन के पेज का फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड के साथ जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे उनको हम लोग एंटिटी रिलेशन डायग्राम या UML के थ्रू बनाएंगे। और जितने भी हमारी हायरार्कीज बनेंगी शुरू से लेकर एंड तक, हायरार्कीज मतलब बोलते हैं ट्री, शुरू से लेकर एंड तक फ्लो क्या बन रहा है काम का, उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा ट्री या UML बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, वही बात आ गई कि हम लोगों ने कहा कि हम इंटरेक्शन मॉडल्स करें तो हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। यूज़ केसेस बनाएंगे, हम बना चुके। हम सीक्वेंस डायग्राम्स बनाएंगे, हम वो भी बना चुके। हम स्टेट डायग्राम्स बनाएंगे इसके अंदर, हम वो भी हम लोगों ने बनाई। उसके बाद यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, प्रोटोटाइप। ये क्या चीज़ होती है, देखो जिस तरह अस्का और फैसल वगैरह ने भी प्रोजेक्ट किया ना, तो उन्होंने अभी ऐप नहीं थी बनाई, लेकिन उसका डिज़ाइन पहले बना दिया था। क्यों? क्योंकि जब हम डिज़ाइन बना लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ये चीज़ इधर रखनी है, इसका कलर ऐसा रखना है। तो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, तो हमें प्रोटोटाइप पहले बना लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ इनमें से जो है वो UML नोटेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। UML कहते हैं यूनिफाइड मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये होती है इसके लिए, ये जो हम लोग बनाते हैं डायग्राम जिसके लिए। फंक्शनल मॉडल फॉर वेब एप्स। फंक्शनल मॉडल्स क्या होते हैं? फंक्शनल मॉडल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। नंबर 1, हम चेक करते हैं कि वेब ऐप जो है वो किस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड यूज़र को। मिसाल के तौर पर कॉलेज के CMS की वेब ऐप होती तो जाहिर सी बात है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करती। अगर एक स्टैटिक ऐप है तो वो क्या कर रही है, PUBG है तो वो क्या कर रही है, वो यूज़र को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है। नंबर 2, हम ये देखते हैं इसके अंदर के जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसकी क्लासेस के अंदर या उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वो लिखते हैं, हम वो नोटिस करते हैं। PUBG में गेम कैसे चलेगी, कोई प्लेयर कैसे आएगा, चिकन कैसे लेना है। आई डोंट नो चिकन होता है वहाँ पे, नहीं होता, पर मेरे चाचू का बेटा खेलता तो शायद मुझे पता चल जाता। ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी दोनों ऑपरेशंस और हमारी फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक्टिविटी डायग्राम बना देते हैं जो क्या करता है, उसको उसके फ्लो को डिस्कस करता है। कॉन्फ़िगरेशन मॉडल वेब ऐप्स में दो जगहों पे होता है, सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड पे। मुझे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर साइड वो साइड हुई जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है,
किस तरह कि यूनिवर्सिटी के सीएमएस के अंदर सर्वर साइड क्या होगा, ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जहाँ पर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं, जब आप लोग क्यूरी लिखते हो, लॉगिन का पर क्लिक करते हो, तो क्या होता है, वो वहाँ से सर्वर से जाके उसको विजिट करके आपको शो करवाता है। तो सर्वर क्या करता है, जितनी भी सर्वर की हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं उसको परफॉर्म करता है। सॉरी अगेन फॉर दिस, ये मेरे घर रोज़ाना होता है, अब मैं आदी हो चुका हूँ। ठीक है। और नंबर 2 है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्या करता है कि क्लाइंट साइड सबसे पहले तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सेंड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जितने भी ब्राउज़र की जो कन्फिगरेशंस होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर डेट और टाइम ठीक ना हो तो ब्राउज़र नहीं चलता, इन इश्यूज़ को देखा जाता है और टेस्टिंग चेक की जाती है, टेस्टिंग की जाती है कि जो चीज़ हमने बनाई है वो चलती भी है इस पर या नहीं चलती। ठीक है। उसके बाद ये नेविगेशन मॉडल के कुछ सवालात लिखे हुए हैं, मैं चाह रहा था मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ लेकिन इजी हैं, आप लोग एक बार पढ़िएगा इसे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। नेविगेशन मॉडल का मतलब ही यही है कि जो नेविगेशन हमने बनाया वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए ये था, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ ले।